मैंने सोचा कि आज तुमको थोड़ा टैक्स की पढ़ने की सिस्टम बताया जाए, टैक्स को पढ़ने की और टैक्स को तैयार करने के थोड़े से सिस्टम बताए जाए। क्या बात समझ में आ रही है? इसको देख के शायद तुम्हारा जीवन में कुछ समझ आए कि हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए, कि मैं क्या बताना चाहता हूं। क्या ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं तुमको एक चीज ये बता दूं कि तुम इसलिए पढ़ रहे हो बच्चों, तुम सीएस का ऑफिस खोल के बैठे हो, तुम्हारे पास कोई कंपनी रजिस्टर कराने आता है, समझ में आ रही है? अब वो तुमसे कुछ टैक्स का कंप्लायंस मांगता है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते मेरे को बिल्कुल नहीं आता। तो एक एक बात के लिए, तुम छोटी छोटी बात के लिए सीए के लिए को फोन लगाओगे क्या? नहीं। सी का कंप्लायंस कराने, टैक्स का कंप्लायंस कराने वो तुम्हारे पास पक्का आएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना? टैक्स का कंप्लायंस करने वो हमेशा सीए के पास ही जाएगा। पर बेसिक तुमको हर चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि कल को तुम, और एक चीज मैं तुमको और बता दूं, सीए और सीएस में तुम मुझे खुद बताओ कमाता कौन ज्यादा है नॉर्मल सेंस में, किसकी इनकम स्टेटस ज्यादा रहती है, सीए की या सीएस की? स्कोप थोड़ा सा ज्यादा सीए का है। वो भी पता है क्यों? ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेशन ज्यादा बेटर है, माइंडसेट सीए वालों का देखना, जो मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। सीए ना हर लाइन में घुसता है, तुम देखना कभी भी किसी सीए को प्रैक्टिस करते हुए देखना तुम, वो टैक्स भी कर देगा, तो वो ये कभी नहीं बोलेगा कि कंपनी में क्यों रजिस्टर कराऊं, ये तो सीएस का काम है, बोलेगा आन दो। फिर बोलेगा अच्छा क्या कराना है, मुझे बायबैक कराना है, लाओ मैं प्रोसीजर कंप्लायंस मैं करा दूं। जो काम सीएस का है वो पूरा कौन करता है? सीए भी कर लेता है। और अब सीएस में ऐसा हो गया कि सीएस भी सारे काम करते हैं, तुम क्यों अपना मार्केट आधा करना चाहते हो? तुम अगर फर्म खोल के बैठो, तुम बोलोगे नहीं नहीं जी हमारी दुकान में सामान ये नहीं मिलता, वो वाली दुकान में जाओ, और दूसरी दुकान वाला क्या बोल रहा है, अरे तुमको जो चाहिए सब हमारे यहाँ मिलता है। अब बताओ तुम क्या बोलोगे? अल्टीमेटली तुमको आना सब चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? कल को तुम, अरे तुम सीए को एम्प्लॉय रख लो, उससे कराओ काम। अपनी सीएस फर्म में कराते हैं लोग, हैं ऐसी फर्म्स जो सीए को एम्प्लॉय रखे, लेकिन तुमको इतना तो बनना चाहिए कि तुम उससे काम करा पाओ। क्या बात समझ में आई? तुम्हें ये तो पता चलना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं। तुम्हें टर्म्स भी नहीं पता होंगे, तुम बेसिक भी नहीं पता होंगे, तुम कैसे काम करोगे? क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए जितनी चीजें डाली हैं तुम्हारे में, जितना जितना भी प्रैक्टिकल डाला है, अकाउंटिंग क्यों करोगे? तुमको क्यों पढ़ाई गई अकाउंटिंग? तुम अकाउंटिंग करोगे क्या? कभी नहीं करोगे अकाउंटिंग। लेकिन कल को तुमको किसी, कोई आता है कंपनी के लिए और उसके अकाउंट्स देखने पड़ते हैं, तो तुम्हें अकाउंट्स का एबीसीडी तो पता होना चाहिए। तो याद रखना, जो भी डाला गया कुछ ना कुछ सोच समझ के ही डाला गया तुम्हारे सिलेबस में। ये लो, आ जाओ क्वेश्चन पेपर्स। टैक्स का पिछले टाइम का पेपर देखा है? देखा है? आओ देखते हैं अपन। अब उसको थोड़े, अब अपन उसको तरीके से देखते हैं। टैक्स लॉस, ये मैंने नया खोला कि पुराना खोला? 2022 प्रोग्राम, राइट? ये टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, आ जाओ। ये है तुम्हारे सामने पेपर, ठीक है क्या? अब एक बात समझना, कितने मार्क्स का? एक कोई पेंसिल लेके बैठे, बाजू में पेन लेके बैठे, कोई एक जन ही लेके बैठे बस, ठीक है? आपका डीटी कितने मार्क्स का है? 60। शुरू करें। सवाल नंबर 1, विजय इज एन इंडियन सिटीजन हैविंग दिल्ली लेफ्ट फॉर फ्रांस, 1 अगस्त को छोड़ के चला गया, इतनी तारीख को आ गया, ये है। ई वांट टू चाइना, इतने दिन 15 दिन के लिए, महीना में जुलाई में इतने इतने महीने रहा, वो अपने अपने देश में इतने इतने महीने रहा है, ये सब तुमको दी हुई है, बोलो हाँ या नहीं? फिर तुमको दी गई है उसका डेटा, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बोनस, क्लब मेंबर, रेजिडेंट, कंप्यूटर, इतना इतना, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। जब तक मैंने डिडक्शन नहीं पढ़ाया था मैं पेपर नहीं दिखा सकता था तुमको, क्यों? अब तुमको समझ में आएगी चीजें, ठीक है? उसके 2 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो स्कूल है किसके, उसके एम्प्लॉयर का ही है, जिसका वो इतनी इतनी फीस बेयर करता है, ठीक है? ये अपन ने पढ़ा हुआ है क्या कहीं पे, कि अगर 2 चिल्ड्रन का, और अगर वो एम्प्लॉयर के ही स्कूल में पढ़ते हैं, याद है क्या कंडीशन पढ़ी थी अपन ने? विजय गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन उसने दी है कि उसके पास एक हाउस लोन भी उसने लिया हुआ है, ठीक है? उसकी ये रेसिडेंस में रहता है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये है, उसके लिए उसने लोन ले रखा था, लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट उसने इतना किया है, इंटरेस्ट उसने इतना पे किया है, द फर्स्ट, उसके पास एक ही घर है, फिर उसने एक व्हीकल लोन ले रखा था, 29 मई को नई इलेक्ट्रिक कार ली है, जिसका प्रिंसिपल उसने इतना रिपेमेंट किया है और इंटरेस्ट इतना पेमेंट किया है। ये कोई सा सेक्शन है क्या? डिडक्शंस वाला, इलेक्ट्रिक वाला। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ईवी वाला। बिसाइड्स द लोन पेड 90 पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है? ये दिया है। अभी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन वाला 80 GGC डिडक्शन होता है एक, वो भी पढ़ाना है कि पढ़ दिया है? वो एक, वो पढ़ा है, वो कराने वो मैं कराऊंगा अभी, ठीक है क्या? डिटरमाइन द रेसिडेंशियल। अब देखो ये क्वेश्चन अब तुमको पेपर में आएगा, तुमको दहशत आ जाएगी देख के कि इतना सारा
पढ़ो। ये तुम्हारे साथ ना प्रॉब्लम क्या है, मतलब तुम्हारे साथ क्या है, हर बच्चे के साथ ये नॉर्मल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुमको क्वेश्चन आ रहा है ना, तुम अपने आप को ये सोचो कि तुमको क्वेश्चन देकर तुमको बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, खासकर प्रैक्टिकल्स में। तुम अगर मेरी बात करोगे, जब मैं कोई भी कहीं का कोई भी पेपर देता हूँ, कुछ भी प्रैक्टिकल सॉल्व करता हूँ, इवन पढ़ाते समय भी तुम्हें प्रैक्टिकल सॉल्व कराता हूँ। कभी भी तुम देखना, जब मैंने मेरा पैटर्न करना क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ, तुम बीच में बोल रहे हो अरे भैया अरे भैया अरे भैया ये क्या है वो क्या है, मैं बोलता हूँ रुक जाओ। मेरे को भी शुरू की 4 लाइन अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो मैं पता क्या करता हूँ, मैंने रुको 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 पहले पूरा पढ़ लेने दो। जैसे अभी हम मैट पढ़ रहे थे, वो पैचेस तुमको समझ नहीं आ रहे थे, मैं भी अंदर तक रीड नहीं करता, मैं बोलता एक बार गो थ्रू करो बस। नहीं समझ में आ रहा है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80% टाइम डेटा बहुत सारा फालतू होता है। क्या बात समझ में आ रही है? जो पूछा जा रहा है वो कुछ और होता है। क्या बात समझ में आ रही है? और तुमको सिर्फ एक बार थरो नजर मारते हुए कि ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया, ये पढ़ते समय तुम्हें डर लग रहा होगा अंदर से, अरे बाप रे ये भी इतना सारा तो याद ही नहीं है, ठीक है, तुमको डर लगा, तुम डर अड़ते अड़ते जब तक क्वेश्चन में आते हो तुम हिम्मत हार जाते हो और तुम्हारा दिमाग पैनिक हो जाता है, फिर तुम डर के क्वेश्चन करते हो और गलत कर देते हो। यहां तक तुम पढ़ के आए, तुम्हें लगा इतना सारा कहां से याद रहेगा। अब अपन एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ विजय असेसमेंट इशू अलोंग विद डिटेल वर्किंग्स। तुमसे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा, एक पार्ट 5 मार्क्स का। क्या वो कर सकते हो? अगर वो तुमने रीडिंग की हुई है तो वो कर सकते हो। ये एक पार्ट पूछा उसने। अच्छा, कंप्यूट इनकम ऑफ सैलरी असेसमेंट ईयर ऑन द असम्पशंस ही हैज ऑप्टेड द स्कीम ऑफ 115 बीएससी। उसने 115 बीएससी ऑप्ट किया और आपको उसको क्या करना है, सैलरी का कंप्यूटेशन करना है। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप उसको सैलरी कंप्यूटेशन करो, एक आध पॉइंट गलत होगा, एक आध डिडक्शन गलत दोगे, लेकिन तुमको ये तो पता है बेसिक जुड़ता है, डीए इन टर्म्स जुड़ता है, ये होता है ये होता है वो होता है, बेसिक तो तुमको पता है, करो ना। बात समझ में आ रही है? तीसरे क्वेश्चन में आओ, क्या है? चलो ये वाला क्वेश्चन बोलता हूं टफ है, हो सकता है इसमें गलतियां होंगी, मैं खुद बोल रहा हूं। तीसरे में आऊं, विद रेफरेंस टू लोन टेकन कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अवेलेबल टू विजय अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। अलग अलग डिडक्शंस के बारे में पूरे क्वेश्चन में जो थे तुमको बताना है। आरपीएफ का डिडक्शन तुम 80C लिख दोगे, बोलो हाँ, अरे हाँ ना बोलो ना यार, ठीक है। अगर होम लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल का 80C में मिलता है, याद है क्या? उसका इंटरेस्ट का 24B में मिलता है ना? रेसिडेंशियल है, लिमिट के बाद का अगर इंटरेस्ट है तो वो 80E में मिलता है, याद आ रहा है? ये पढ़ा हुआ है तुमने। अब उसके बाद क्या मिल गया तुमको? अब उसने और क्या दिया हुआ है, व्हीकल लोन लिया हुआ है तो व्हीकल लोन का इंटरेस्ट रिपेमेंट बस मिलता है, ठीक है क्या, डिडक्शन में। तुमको सेक्शन नंबर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, तुम ये तो लिख सकते हो, ये डिडक्शन मिलेंगे, हाँ या नहीं? ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, 3 पार्ट, कितने मार्क्स का? 5 मार्क की, 15 मार्क्स का पहला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा हमेशा। उनको पैटर्न हर पेपर में देखना, पहला क्वेश्चन दिल दिला देने वाला होता है, वो तुम्हारे माइंडसेट के साथ खेलते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, क्लियर है क्या? दूसरा क्वेश्चन देखो, पार्टनरशिप फर्म रेसिडेंशियल स्टेटस ये दिया हुआ है, कंप्यूटर डिडक्शन सेक्शन 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 35D यानी बुक का क्यों है? क्योंकि बुक मॉड्यूल की स्कैनर, मॉड्यूल का एज इट इज क्वेश्चन है 35D। मुझे मॉड्यूल क्वेश्चन याद नहीं, ऑब्वियसली तुमको याद होंगे। ये 35D यानी कौन सा हो गया? ये 35D कौन सा हो गया तुम्हारा? कौन सा? वो साइंटिफिक रिसर्च वाला। कौन सा वाला? साइंटिफिक रिसर्च वाला। कंपनी को किया है, किसको किया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, क्या क्या मिलता है, पूरे मैंने शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं, याद आ रहा है? ये तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है, सेम मॉड्यूल का। कितने मार्क्स का? कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। दिख रहा है? तीसरा, ये तुमको 2 घर दे दिए उसने, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, ठीक है। नॉट ऑप्टेड टू पे 115 बीएससी। ये हर बार देखना कब ऑप्टेड टू पे लिखा है, कब नॉट ऑप्टेड टू पे लिखा है। 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया मतलब बेसिक क्वेश्चन, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट, जीएवी तुमको निकालना है। कितने मार्क्स का पेपर हो गया अभी तक बताओ? 15, 20, 25। पहला वाला 15 था, दूसरा वाला कितना था? 5, और ये कितना था? 5। ए और बी कितना हो गया? 25 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन। अभी तक 20 के 25 का 25 मार्क्स कहां से आया है? हेड से। आउट ऑफ 60 25 मार्क्स कहां से आया है? हेड से, ठीक है क्या? तीसरा सी पार्ट देखो, हेड्स और डिडक्शन मतलब, ठीक है। क्या बोला? सैलरी ऑफ रिया ये दिया है, जीता और 2 माइनर सन्स हैं उसके, बिजनेस इनकम उसकी इतनी है, सैलरी इनकम निकाल के देती इनकम है उसकी। इनकम ऑफ गीत जो उसकी बच्ची है वो स्टेज में गाना गाती है, एक्टिंग करती है, तो उसको 60 और 70 हजार ये मिले हैं। अच्छा 60 और 70 हजार ये मिले तो ये काय के प्रोविजन लगेंगे? क्लबिंग के। काय के लगेंगे? क्लबिंग के। ये खुद की इनकम है तो ये क्लब नहीं होगी, उसी के पैसे से उन्होंने इंटरेस्ट कमाया है तो इंटरेस्ट कमाया है तो क्लब हो जाएगी, याद है क्या? अब उनको बोला, उनको गिफ्ट मिला है ग्रैंडफादर से,
से ये मिला है, इससे फलान ढिमकाना, 115 बीएससी तुमको क्लबिंग के क्वेश्चंस के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। क्या समझ में आया, हाँ या ना बोलो। कितने मार्क्स हो गए? 30 आउट ऑफ 60, यानी 50 मार्क्स, 50% हो गया है बिना प्रोसीजरल कंप्लायंस के। क्लियर है क्या? अब आओ, ये एलटीसीजी, इंटरेस्ट ऑन वन, ये पूरी शेयर बिजनेस, ये पूरी इनकम उसको दी हुई है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का, एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है क्या, जिसमें सारे हेड्स की तुमको ओवरऑल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, ठीक है क्या। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, ये पूरा तुमको दिया हुआ है, सारे हेड्स का तुमको ये करना है, ठीक है क्या। 115 बीएसी नॉट ऑप्ट पे किया हुआ है, कितना हो गया? 35। ये मैट का है क्या? इंटरेस्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, रेम्यूनरेशन, द फॉर्मिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, 31 मार्च द नेट प्रॉफिट पर प्रॉफिट और लॉस वाज इतना इतना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन दिए, करंट ईयर रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम। तो ये क्या है? क्लबिंग सेट ऑफ का क्या क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन। क्या बात समझ में? रिकम्प्यूटेशन ऑफ क्लबिंग सेट ऑफ। क्लियर है क्या? ये तुम्हारा और एक हो गया, ये तुम्हारा आ गया काय का? मेन डिडक्शंस का क्वेश्चन, वो डिडक्शन का ही होगा ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस, एलआईसी पेमेंट पे किया है, इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ मिला, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक से मिला, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेटिव। ये दे कि 115 बीएससी ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं, तो एक बार ऑप्ट करेंगे, एक बार ऑप्ट नहीं करेंगे। ऑप्ट करेंगे तो क्या होगा? डिडक्शंस ये सारे नहीं मिलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम में नए स्लैब रेट से टैक्स लग जाएगा। नहीं करेंगे तो ये लग जाएगा, हाँ या ना बोलो। ये हो गया तुम्हारा। अब ये आता है अटेम्प्ट ऑल, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आएगा तुमको थ्योरी और प्रोसीजरल पार्ट, और इसमें भी क्या है? 4 या 4A ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें अपन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोसीजर कंप्लायंस का रिटर्न ऑफ लॉस, ये मैं कराऊंगा पूरा, मतलब ये रिटर्न वाला पूरा पार्ट मैं कराने वाला हूं क्लास में। क्या बात समझ में आ रही है? स्टिल ये एक क्वेश्चन है, ठीक है क्या। इनकम ड्यू टू अक्रू अराइज इन इंडिया, एग्जामिन द करेक्ट स्टेटमेंट, वो वाला, मतलब ये रेसिडेंशियल स्टेटस वाला है, ठीक है। तीसरा क्या है तुम्हारा? डिफेक्ट है रिटर्न वाला, ठीक है, ये भी ठीक है, डिफेक्टिव रिटर्न है। ये पूरे तुम्हारे 3 क्वेश्चन थे इसमें, 5 मार्क्स के। या तो ये करो या तो ये करो। ये एक क्वेश्चन टीडीएस, जो मैं बोल ही रहा था टीडीएस इंपॉर्टेंट है, मुझे कराना है अभी टीडीएस। और ये क्या है तुम्हारा? का है कैपिटल गेन का शुद्ध क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एक तीसरा क्वेश्चन है, आपको कौन सी चीज रेवेन्यू और कौन सी चीज कैपिटल है ये बताना है। ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मेरे हिसाब से खत्म होता है डीटी का, और ये होता है तुम्हारा आईटीटी। क्या लग रहा है देख के? हाँ, मेरा पॉइंट ये है, अब जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक कि तुम थ्योरी करो, दूसरा तुम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। तुम जितने हो सके हेड्स के क्वेश्चन करो, जितने हो सके चीजों को रिवाइज करो और कंटेन करो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या सेम पेपर आने वाला है कि नहीं? 19-20 होगा क्या? हाँ। पर मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये कि जिस दिन तुम्हारे हेड्स पूरे अच्छे से हो जाए, है ना, तुमको लगता है कि यार भैया आप ये मैं याद रखना, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में यही फर्क होता है यार। एक होता है जो जिंदगी भर घिसता है, एक होता है जो दिमाग लगाता है, उसको पता है उसको कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ दिमाग नहीं लगाना है। मैं हमेशा स्मार्ट वर्क के वो रहता हूँ कि तुमको थोड़ी सी बुद्धि चलानी पड़ेगी कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला काम क्या है मुझे बताओ? पहला काम क्या है? जीएसटी। पहला काम क्या है? जीएसटी। दूसरा काम क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस से लेके सारे हेड, सेटिंग, कैरी फॉरवर्ड, क्लब डिडक्शंस, टीडीएस मैट, बस। और जितना रिटर्न्स वाला मैं बताऊं वो। उसके बाद अगर तुम्हारा, जैसे अभी मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर का जितना बचा हुआ पार्ट है, क्या है? पढ़ो, देखो क्या है। लिक्विडेशन, बायबैक का टैक्सेशन। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी आने की, और है भी तो कितने मार्क्स की? 5 मार्क्स की। क्या बात समझ में आ रही है? क्या पूरा पेपर ही वो रिमोट रिमोट एरिया से बना देंगे क्या? पूरे रिमोट एरिया से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, ज्यादा ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। हमें 100 में से 100 लाने, करो बिल्कुल करो, लेकिन पहले क्या करो? जो पता है 100% आने वाला है, हेड्स आएगा ही आएगा, सैलरी आएगा ही आएगा, डिडक्शंस आएंगे ही आएंगे, पीजीबीपी कैपिटल गेन आएगा ही आएगा। कभी टैक्स का पेपर जिंदगी में नहीं बन सकता कि पीजीबीपी, सैलरी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस ना पूछे हो।
कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा कि ना पूछे। क्या बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपना समय जो तुम्हारे पास लिमिटेड है, अपने रिसोर्सेज को सही यूटिलाइज करना चाहिए। मेरी बात तुमको समझ में आ रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मेरा मतलब ये नहीं कि यार ये मत करो, तुम्हारे पास समय है, समय है, क्षमता, बिल्कुल करो। अरे मैं पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि जितना मैं तुम्हारा टाइम इसमें इन्वेस्ट कराऊंगा उतना टाइम तुम मेरा काय में ले लो, क्वेश्चन सॉल्विंग में। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो। किताब के पूरे मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन तुमने अगर 2 बार कर लिया, चाहे वो चैप्टर पढ़ा है चाहे वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तुमने मॉड्यूल का एक क्वेश्चन, एक केस स्टडी, एक चीज नहीं छूटनी चाहिए, तुम्हारी पास होने की प्रोबेबिलिटी 50% वहीं हो जाती है। 100% बता रहा हूं, 50% तुम वहीं पास हो जाते हो। फिर क्या बचता है तुम्हारे पास? स्कैनर निपटा लो। जिस दिन तुम्हारी पूरी मॉड्यूल, पूरी स्कैनर और हेड्स पूरे हो जाएं, उसके बाद कचड़े की तरफ भागना। और ये मैं सिर्फ टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, हर पेपर में यही है। जो मेजर चीजें हैं वो पास या फेल कराती हैं, जो मेजर चीजें वो क्या कराती हैं, पास या फेल कराती हैं। हाँ, जो माइन्यूट चीजें हैं वो टॉपर या रैंकर बनाती हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? जो माइन्यूट चीजें हैं, हाँ यार 85 80 70 75 ऐसे लाने, लेकिन पहले अपने आप को क्या करोगे, 50 में सेव करोगे ना यार। बोर्ड एग्जाम थोड़ी है अपने कि 95 लाने हैं, कि वो तीसरी किताब है उसी को 4 बार पढ़ लिया तो 95 आ ही जाने हैं। वो बोर्ड्स में होता है वो। मैं 12th में कोई बच्चा मुझसे एक चीज छोड़ने के लिए बोल दे, मैं धुन देता हूँ, एक शब्द नहीं छोड़ सकते आप, है ही जरा सा। और मेरा यह मानना है जो पूरा करने भाग रहा है यहाँ पे वो पागल है। सोचो ना तुम्हारे पास टैक्स में पढ़ने के लिए कितना है, सारे हेड्स हैं, पूरा आईडीटी है, कस्टम है, वो निपटा तो लो पहले। फिर अपनी हाँ, ये क्या करो भैया, आप क्लास लगा दो, रीड करा दो। मैंने रीड करा दिया एक बार, तुमने घर जाके रीड कर लिया एक बार, अभी भी मैं पूरा कराऊंगा। क्यों रीड करा दिया? कि अगर कहीं आ गया तो सुना सुनाया 2-4 नंबर का जो बेसिक मिल सकता था वो मिल जाए। मेरा पॉइंट ये है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन एफर्ट कहाँ डालना है मैं तुमको वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या बात समझ में आ रही है? आप लोग बोल रहे थे आप लोग ने पहले पेपर देखा था, क्या इस तरीके से देखा था? इट्स मोर अबाउट हाउ स्मार्ट यू वर्क। याद रखना, ये पूरी सीएस की जर्नी में तुम्हारे लिए रहेगा। तुम गधा मजदूरी करते रहोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुमने अपना दिमाग लगाया, तिगड़म लगाया कि भाई ये है ये है ये है। पहले मैं होता तो वही क्या करता, हेड्स के क्वेश्चंस, पूरी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन था। देखा, एक क्वेश्चन आ गया ना डायरेक्टली, हो सकता है दूसरा भी कहीं ना कहीं का होगा, एक आध मॉड्यूल का ही। जीएसटी देखोगे उसमें भी कहीं ना कोई मॉड्यूल का रहेगा। अरे पेल दो ना पूरी मॉड्यूल। और मॉड्यूल क्वेश्चन कितने कचरा है तुम भी जानते हो। पहले क्या करो, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लो बैठ के, सब 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 चैप्टर जितने पढ़ लिए सबके। उससे तुमको क्या होगा, हाँ जे हो गया, इससे कुछ डायरेक्ट आएगा तुमको बनेगा। फिर स्कैनर लगा लो, अब जहां जहां फंस रहे हो उसके लिए मॉड्यूल रीडिंग कर लो, और आखिरी में एक बार फिर से क्या कर लो, मॉड्यूल। उसके बाद समय शक्ति क्षमता बचती है तो बचे कुछ टॉपिक को छुओ, वरना जय माता दी 2 से 3 बार हेड्स रिवाइज करना। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस से लेके, शुरू से लेके सारे क्या क्या हेड्स, यानी कि सैलरी, पीजीवी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, डिडक्शंस, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, मतलब सारे हेड्स, डिडक्शंस, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, टीडीएस, मैट का मैट क्रेडिट, बस। ज्यादा तो थोड़ा बहुत मैट का ये हेड्स, चलो मैट एएमटी, दैट्स इट। और रिटर्न फाइलिंग का जो जो मैं लिखवा दूं, जो जो मैं बता दूं, वो डीटी के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इससे आपका 60 कितना, 60 का पेपर है ना, 60 से 45 मार्क्स का बन जाएगा पेपर मिनिमम। एकदम कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ, कहो 60 का बन जाए, कहो 50 का बने, कहो 55 का बने, लेकिन मिनिमम 45। वो 45 करो ना यार, और फिर जीएसटी कम है उसको रगड़ दो पूरा। वो 40 के लिए करो मेहनत, तो वो 40 ये 45 95 मार्क्स 85 मार्क्स का पेपर तुम कर रहे हो ना, लाओ ना 85 में से 60। क्यों 100 के पीछे भाग रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? ये अप्रोच होती है जो पास और फेल कराती है। मैं तुमको शायद अपना उदाहरण दे चुका हूं। सीए फाइनल में अकाउंट्स में एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर होता है कंसोलिडेशन, हर बार 16 मार्क्स का आना पक्का है। मैंने सीए फाइनल का अकाउंट पेपर 3 बार दिया, जिसमें से 2 बार मेरी एग्जामिशन है। एक में से एक बार 73 है, एक बार 68 है। और मैंने आज तक वो चैप्टर कभी पेपर में पढ़ के नहीं गया मैं, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ने में लगते थे 15 दिन, और बाकी पूरा सिलेबस पढ़ने में लगते थे मेरे को 25 दिन। तो मैं वो 25 दिन, वो 15 दिन कभी मैं खर्च ही नहीं करता था, उसी को 2 बार पढ़ लेता था। हाँ, मेरे पास चॉइस कम हो जाती थी, लेकिन मुझे ये पता था कि अब मैंने बाकी इतना है कि मैं तो 40 के लिए जाता था ना, कौन 60 के लिए जाता था। वो तो माता रानी दिला दिए कैसे, पता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इट्स अबाउट हाउ स्मार्ट यू वर्क। प्लानिंग करो,
क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बार ये करो टीएस के ये करो, सॉरी ये करो मॉड्यूल पूरी स्कैनर करो, मैं एक और स्कैनर दूंगा तुमको। स्कैनर क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ताकि नया क्वेश्चन देख के तुमको डर ना लगे। क्वेश्चन की कमी है, क्यों कमी है? क्योंकि एक ही बार पेपर हुआ है ले दे के, मुझे क्या पता अगली बार क्या आने वाला है, लेकिन अब कुछ तो कर सकते हैं ना। तो जितना है मॉड्यूल करो, स्कैनर करो। सीए एफएम के पेपर में भी यही हुआ था, मॉड्यूल के टाइप के ही क्वेश्चन आए थे पूरे, जो मॉड्यूल और स्कैनर करके गया था बना था पूरा सेम वही होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। चल जाएगा क्या? कल इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, कल इस चैप्टर को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, बाकी का फिर अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की सभा समाप्त। तो बोलो सत्य। एक बार यहां से पढ़ते हैं, ठीक है? मुंडी डेट को स्ट्रेट बैठो। क्या पढ़ रहे हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या पढ़ रहे हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स। यहां देखो क्या लिखा है, द फाइनेंस एक्ट 2019 has extended levy additional of income tax on buyback of shares to all companies including listed company with effect from 5/7/19। मतलब 5/7/19 से फाइनेंस एक्ट ने क्या बोल दिया है कि जो भी कंपनी बायबैक करेगी, जो भी कंपनी क्या करेगी, बायबैक करेगी, उस पर टैक्स लगेगा। दस हेयर आफ्टर इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स whether listed or unlisted by domestic company, additional income tax of 20% plus surcharge of 12% and cess of 4% leviable in the hands of the company. Consequently, the income arising to shareholder in respect of such buyback of shares by domestic company would be exempt under 1034A। मतलब क्योंकि कंपनी के हाथ में टैक्स लगा दिया है, किसके हाथ में टैक्स लगा दिया है? कंपनी के हाथ में। तो शेयर होल्डर्स को जो भी फायदा हो रहा होगा उस पे उनको क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सिंस द डोमेस्टिक कंपनी इज लायबल टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, इट मींस additional income tax is applicable to all companies whether listed or unlisted with effect from 5 July 19। However, the provision of this subsection shall not apply to such buyback of shares being shares listed in recognized stock exchange in respect of which public announcement has been made before 5 जुलाई 19 in accordance with the provisions of SEBI। मतलब 5 जुलाई 19 के पहले जो अनाउंसमेंट 19 को आया, ये पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था और बाद में बायबैक हुआ, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी अब जिसपे भी, मतलब ये उतना रिलेवेंट नहीं है, अब की बात है, जो भी बायबैक करेगा उसको क्या लगेगा? एडिशनल 20% टैक्स लगेगा। हाँ या ना बोलो। पहले सिर्फ अनलिस्टेड शेयर्स पे लगता था, पहले सिर्फ किस पे लगता था? अनलिस्टेड पे लगता था, अब लिस्टेड पे भी लगेगा। हाँ या ना बोलो। ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर्स लिस्टेड और अनलिस्टेड बाय डोमेस्टिक कंपनीज, कंपनी सब्जेक्ट टू एडिशनल इनकम टैक्स, इतना इतना। ठीक है। अदर देन डोमेस्टिक कंपनी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी में लगता है। ठीक है क्या? कुल मिला के सिर्फ इस पर टैक्स लगेगा, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, और कौन सी कंपनी होनी चाहिए? डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। ठीक है। शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनके हाथ में कैपिटल गेन आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कंपनी ने टैक्स नहीं भरा है। 14 दिन के अंदर आपको वो टैक्स क्या कर देना है? पेमेंट कर देना है। ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर सच बायबैक टू शेयर होल्डर्स, मीनिंग ऑफ बायबैक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, ये आप जानते हो। हाँ या ना बोलो। लाइबिलिटी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अकाउंट, अगर नहीं पे किया तो आपको क्या लग जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी एंड द कंपनी वुड बी डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट इफ सच एडिशनल टैक्स इज नॉट पेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अगर टाइम से नहीं पिया तो आपको एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, मतलब आपके ऊपर ये माना जाएगा कि आपने टैक्स का कंप्लायंस नहीं किया है। नो क्रेडिटेड डिडक्शन शैल बी क्लेम्ड, कुछ भी खर्चा माइनस करने नहीं मिलेगा। हाँ या ना? कुल मिला के अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन वो कंपनी कौन सी होनी चाहिए? डोमेस्टिक कंपनी। कोई भी डोमेस्टिक लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी बायबैक करती है तो 20% एडिशनल टैक्स भरेगी, 12% सरचार्ज भरेगी और 4% सेस भरेगी। क्या बात समझ में आ रही है? इतना उनको टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो। आया? एक बार रीड कर लो पूरा फटाक से, फिर मैं देखता हूँ उसका क्वेश्चन हो अगर तो। ये याद रखना 14 दिन के अंदर कोई करना है। कुल मिला के 23.296% टैक्स लग जाएगा। और 1% इंटरेस्ट लगेगा अगर नहीं पे किया है 12 दिन के अंदर अंदर। तो अगर 12 दिन के अंदर पे नहीं किया है तो 1% क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। सॉरी, 14 दिन के अंदर, आई एम सॉरी। ये डब्बा ही पढ़ लोगे तो सारी चीजें उसमें दे दी है।
नहीं, अलग अलग करना पड़ेगा ना। आओ क्वेश्चन करेंगे, क्लैरिटी आएगी। एबीसी लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी, उसने खुद के शेयर्स खरीदे 14 अक्टूबर 2023 को। अच्छा, जैसे ही देखो 14 अक्टूबर 2023 को खरीदे, कब तक पेमेंट कर देनी है? 14 दिन जोड़ो, 28 अक्टूबर 23 तक पेमेंट कर देनी चाहिए। नहीं तो 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। द कंसिडरेशन ऑफ बायबैक अमाउंटेड टू 50 लाख। 50 लाख रुपए मतलब बायबैक का कितना पैसा दिया है? 50 लाख। ठीक है, वॉज पेड ऑन वेरी सेम डे। द अमाउंट रिसीव्ड अमंग बाय द कंपनी 2 years अगो फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स वाज 27 लाख। 50 लाख में बायबैक किया है और 27 लाख में क्या किया था? पहले बेचा था। यानी कितने का फायदा हुआ बताओ? 50 लाख माइनस 27 लाख, सीधे सीधे कर लेंगे, कितना बचेगा? 23 लाख। द टैक्स वॉज डिपॉजिट बाय द कंपनी टू क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 27 फरवरी। बताओ ठीक है क्या? कब पे कर देना चाहिए था इसको? 28 अक्टूबर तक। और कब पे किया इसने? 27 फरवरी। टाइम से पे किया कि लेट पे किया है? लेट पे किया है। कितने महीने लेट पे किया है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो कितना आ गया? 23 लाख। 23 लाख का 20% कितना आ जाएगा? 4,60,000। कितना आ जाएगा? 4,60,000। फिर इस पे लगेगा सरचार्ज 4,60 पे 12%। जोड़ो, करते जाओ, कैलकुलेटर लेके करते जाओ बेटा। ठीक है, सबको जोड़ दो, फिर उस पर 4% सेस लगा दो पूरे टैक्स के अमाउंट पे। 4,60 प्लस 55,200। सेस लग गया, टोटल अमाउंट आ गया 535। 35 आया ना? 808 राउंड ऑफ करके कितना किया? 810। मेन बताओ इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 4 महीने का। 4 महीने का क्या लगेगा? इंटरेस्ट निकालो, 4% कितना आएगा? 5 महीने का। क्योंकि कब है? 28 अक्टूबर, है ना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने। ठीक है, पार्ट ऑफ द मंथ को भी जोड़ना है ना? पार्ट ऑफ द मंथ को भी जोड़ना है। कितने पे आ रहा है देखो? 21,432 मेरे हिसाब से टैक्स अमाउंट पे आएगा सीधे सीधे। एक मिनट, कैलकुलेटर दिखाना। 4 महीने का लिया इनने। 5 35 800 में इनने 4% निकाल लिया है। 5 35 800 में कितने परसेंट निकाला है? 4%। तो कितना आ गया? 21,432। कितना आ गया? 21,432। ठीक है क्या? हाँ या ना बोलो? सॉरी। हाँ, तो कौन सा महीना लिया होगा उन्होंने बताओ? कब पे किया उसने? अक्टूबर। जिस महीने को पे कर दिया उस महीने को नहीं लिया होगा ना? क्या बोला था? सिंपल रिवाइवल 1% एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन सच ऑफ टैक्स नॉट पेड शॉर्ट। कितने महीने का आपने पे नहीं किया है? क्या बात समझ में आ रही है? तो अक्टूबर, मेरे हिसाब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो पे कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जितने भी महीने में पे नहीं किया है उतना। ठीक है क्या? तो कितने महीने हो जाएंगे तुम्हारे? 4 महीने। तो 4 महीने का सीधे सीधे क्या लग गया? इंटरेस्ट लग गया। क्लियर है कि हाँ या ना बोलो? ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। ये इक्वलाइजेशन लेवल को 15 मिनट अच्छा, ये म्यूचुअल फंड वाला पढ़ लो। दो ठो लाइन दी हुई है, दो ठैया लाइन दी हुई है। क्या बोल रहा है म्यूचुअल फंड? एनी अमाउंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय म्यूचुअल फंड टू यूनिट होल्डर्स ऑन 1 अप्रैल बट नॉट बिफोर 31 मार्च 20 shall be chargeable to tax and the mutual fund becomes liable to pay additional tax on such distribution 1035 which provides an exemption to the unit holder in respect of income distributed mutual fund is withdrawn from the assessment year 21-20। जी कौन सा असेसमेंट ईयर हो सकता है? 21-20 कैसे हो सकता है? Thus any income distributed mutual fund received during the financial year 20-21, अब सही हो गया, ठीक है, and onwards shall not tax under 115R and now shall be taxable in the hands of the unit holders। कुल मिला के पहले म्यूचुअल फंड कंपनी के हाथ में टैक्स लगता था, उसको अमेंड करके वापस से किसके हाथ में टैक्स लगा दिया है? म्यूचुअल फंड होल्डर के हाथ में टैक्स लगा दिया है। चल जाएगा क्या? नजर मार लेना बस एक बार। इक्वलाइजेशन लेवी को 2 मिनट अपन छोड़ेंगे।
क्या है इसके अलावा अपने पास? इन केस ऑफ इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब कंपनी क्या हो रही है बेटा? लिक्विडेट, ओए ओए ओए, कंपनी क्या हो रही है? बंद हो रही है ना? तो उसके लिक्विडेशन के केस में कैसा टैक्स आएगा? 3 सेक्शन है। कौन कौन से सेक्शन है? 178, 220 और 139। ठीक है क्या? देखते हैं एक बार। लिक्विडेटर टू नोटिफाई द असेसिंग ऑफिसर विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट, ये तुमने पढ़ा है क्या लिक्विडेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं कंपनी लॉ में? नॉर्मल प्रोसेस लिक्विडेशन का। हाँ हाँ, वाइंडिंग अप पढ़ा है तुमने ना? ठीक है, उसी से मिलता है। देखो, लिक्विडेटर टू नोटिफाई असेसिंग ऑफिसर विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, एओ नोटिफाइज द टैक्स लाइबिलिटी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ लिक्विडेटर्स अपॉइंटमेंट। मतलब जैसे ही लिक्विडेटर को अपॉइंट, लिक्विडेटर कौन होता है? एक बंदा होता है जो कंपनी बंद करने के लिए अपॉइंट किया गया है। बोलो हाँ। उसको असेसिंग ऑफ एओ को, उसको क्या करना है? लिक्विडेटर टू नोटिफाई एओ विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट कि भैया लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है। ठीक है, वो एओ को बताएगा, असेसिंग ऑफिसर को। टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलना चाहिए ना कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो वो जाके बताएगा कि भैया मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है। एओ नोटिफाइज द टैक्स लाइबिलिटी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस लिक्विडेटर्स अपॉइंटमेंट। जैसे ही लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हुआ है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर एओ बताएगा कि टैक्स लाइबिलिटी कितनी कितनी विद इन 3 months कैसे क्या होने वाली है। ठीक है क्या? टैक्स टू बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अलॉन्ग विद द नेसेसरी एंड एप्लीकेबल इंटरेस्ट इफ एनी। ठीक है क्या? कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस। एक सेकंड, एक काम करते हैं ना अपन, ऐसे नहीं पढ़ते, मजा नहीं आएगा। एक सेकंड रुकना। कंपनी लिक्विडेट हुई, लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। कंपनी लिक्विडेट हुई, लिक्विडेटर क्या हुआ? अपॉइंट। अब लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है तो लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि उसको पहले बताना है कि मैं अपॉइंट हो गया हूं। अब असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो उसको टैक्स का बताएगा क्या क्या लायबिलिटी इस कंपनी की बची है। ठीक है, जब तक असेसिंग ऑफिसर टैक्स की लायबिलिटी बता नहीं देता, किसको? लिक्विडेटर को, और लिक्विडेटर उसका हिसाब किताब नहीं करता, तब तक लिक्विडेटर बाकी सारे एसेट्स नहीं बेच सकता। अरे लिक्विडेटर का काम क्या है? सारे एसेट्स बेच के पैसा निकलवाना। बोलो हाँ या नहीं? तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, अंटिल द लिक्विडेटर रिसीव्स द इंटीमेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ही इज नॉट परमिटेड टू पार्ट विद द एसेट्स ऑफ द कंपनी। क्या बात समझ में आ रही है? यानी वो अपॉइंट होने के बाद वो क्या करेगा? लिक्विडेटर रिसीव करेगा कितनी टैक्स लायबिलिटी है, जब तक उसको पता नहीं चल रही तब तक वो क्या नहीं कर सकता, तब तक वो क्या नहीं कर सकता? एसेट्स को नहीं बेच सकता। अगर असेसिंग ऑफिसर ने लेट किया, क्या असेसिंग ऑफिसर ने लेट किया? टैक्स की लायबिलिटी निकालने में 3 महीने को उसने निकाल के नहीं दी, तो वो बेच सकता है। एक चीज होती है परिपासु क्लॉज, पढ़ा है क्या लिक्विडेशन में कहीं पे? तो बाकी सारी पेमेंट क्या हो जाएगी? परिपासु मान ली जाएगी। अगर पढ़ा है लॉ में तो बढ़िया, नहीं तो उसके अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। पता है परिपासु क्लॉज क्या होता है? सेम प्रपोर्शन में मान ली जाएगी बाकी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है ना? ठीक है क्या? देखो क्या लिखा है, until the liquidator receives the intimation of tax liability he is not permitted to part with the assets of the company. If the AO fails to notify the tax liability within 3 months time period, then the demand made by the assessing officer after the expiry of statutory period of 3 months fall outside the scope. मतलब अगर उसने नहीं बताया तो वो प्रेफरेंशियल पेमेंट नहीं मानी जाएगी और उसको आउटसाइडर्स लायबिलिटी के परिपासु मान लिया जाएगा। किसकी गलती के कारण? एओ की गलती के कारण। बोलो हाँ या नहीं? और अगर गलती से लिक्विडेटर ने इंटीमेशन मिलने के पहले, 3 महीने के पहले, टाइम होने से पहले क्या कर दिया? एसेट्स बेच दिए या उसका कहीं और पार्ट कर दिया, तो फिर वो लिक्विडेटर की पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी टैक्स पे करने की। इन केस लिक्विडेटर फेल्स टू नोटिफाई हिज अपॉइंटमेंट और पार्ट्स विद द any assets of the company in contravention the provision of this section, he will be personally liable for the payment of tax which otherwise then the company was liable to pay. क्या बात समझ में आ रही? हाँ या ना बोलो? आ रहा है समझ में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बता दे रहा हूं पहले ही मैं। The Kerala High Court has held that a company in liquidation cannot be deemed to be an assessee in default on the same footing as the assessee for the purpose of Section 200 of the Income Tax Act because the company is under the control of liquidator who acts as such accordance with the Companies Act. Hence, he cannot be equated to be a defaulter and thereafter asked to pay interest under Section 220 और 221। मतलब कि कंपनी जो बंद हो रही है उसको assessee और डिफॉल्टर नहीं मान सकते क्योंकि पूरी जिम्मेदारी किसके हाथ में दे दी गई थी? डिफॉल्ट लिक्विडेटर के हाथ में दे दी गई थी। अगर पेमेंट नहीं किया तो ये इंटरेस्ट और पेनल्टी के चार्जेस कंपनी में ना लगा जाए। इट इज सेटल्ड law that a company in liquidation is not the same kind of assessee as a working company. Interest claim in respect of tax due from the company prior to the date of winding up is not entitled to priority 327 of the Companies Act. मतलब पुराना कुछ इंटरेस्ट वगैरह अगर चुकाया है तो उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। आ रही है क्या? ये पूरे एक्चुअली में लिक्विडेशन की प्रोसेस है। कई की प्रोसेस है? लिक्विडेशन की। सिर्फ एक बार नजर मार के छोड़नी है तुमको। हाँ या ना बोलो? फिर क्या दिया? If the company fails to, sorry, the High Court of Kerala held that provisions of Companies Act are special and those
ऑफ इनकम टैक्स जनरल एंड इफ देयर इज एन अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू तो कंपनीज एक्ट की बात को माना जाएगा. इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल द रिटर्न सच eventualities could be serious in a nature as the company may be then lose its exemptions and tax liabilities may then interfere with any adversely affect the claims of its creditors. कुल मिला के क्या है कि आपको जो लिक्विडेशन की प्रोसेस है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी इंस्टेड ऑफ किसको तवज्जो देनी जानी है, इनकम टैक्स को. कुछ अगर इंटरेस्ट वगैरह है तो उसको टाइम से पे कर देना, मतलब इंटरेस्ट वगैरह आप पे नहीं लगेगा, जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो आपको टाइम से पे कर देनी है. दैट्स इट. हाँ या ना बोलो. कौन सा? वो तो अपन ने बायबैक का पढ़ा ना, ये तो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बायबैक थोड़ी हो रही है. कोई और एक अलग से इंटरेस्टेस होते हैं, पेनल्टी होती है अगर आप टाइम से टैक्स नहीं पे करते हो. कंपनी लिक्विडेट होने आई, पहले से उसके कुछ टैक्स ड्यू थे, कुछ उसका इंटरेस्ट ड्यू था, कुछ पेनल्टी ड्यू था, अब नहीं पे कर रहा है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ की जा सकती है. क्या बात समझ में? रिमेन टैक्स कलेक्ट किया जाएगा. वो भी किसकी जिम्मेदारी है? वो भी किसकी जिम्मेदारी है? लिक्विडेटर की. उसी पैसे से पे करने की जिम्मेदारी है. अगर डिले करता है तो असेसी डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा. हाँ हाँ, सारी सारी पेनल्टी. ठीक है क्या? मेन ये 4 डब्बे 6 डब्बे पढ़ लेना, बाकी तुमको जरूरत नहीं है. अब तुम ये 6 डब्बे पढ़ोगे तो मैं समझ में आ जाएगा. एक बार रीड करो 6 के 6. हो गया? चलो एक बार ये देख लो, बस ये मेन है. अगर बायबैक में कुछ लिक्विडेशन में कुछ आएगा तो ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो, ये समझ में आ जाएगा, इजी है. अगर हमने पढ़ा था डीम डिविडेंड, याद है क्या? क्या क्या कंपनी टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कुछ कुछ बांटती थी तो हम उसको क्या बोल देते थे? डीम डिविडेंड. क्या बोल देते थे? डीम डिविडेंड. यहाँ भी वही बोला है, अगर कंपनी ने क्या करा है, लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट्स बांटे हैं तो उसको क्या मान लिया जाएगा? डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा. क्या बात सर? काय में पढ़ा था हमने डीम डिविडेंड, बताओ मुझे. आईएफओएस में, अदर सोर्सेस में पढ़ा था ना, डीम डिविडेंड के प्रोविजंस याद आ रहे हैं? तो वही बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ऑन लिक्विडेशन इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड. ठीक है क्या? अच्छा, क्योंकि डीम्ड डिविडेंड माना गया है, कंपनी ने असेट्स बांटे हैं, तो यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर नहीं माना जाएगा क्योंकि दो दो बार टैक्स थोड़ी लगेगा, तो इसलिए वहां पे उनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा. उनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा. यहां तक समझ में आया? हाँ या ना बोलो. अगर कंपनी ने क्या बांटे? एसेट्स बांटे इन केस ऑफ लिक्विडेशन, तो उसको डीम डिविडेंड मान लिया जाता है एज पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. क्या बात समझ में आ रही है? तो कंपनी के हाथ में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा. यहां तक कहानी समझ आई कि नहीं आई बोलो. अब दूसरी बात समझना. अब समझो, कंपनी ने डिविडेंड के लिक्विडेशन के टाइम पे असेट बांटे, इसको असेट क्यों दिया होगा? या तो इसकी कोई लाइबिलिटी होगी, या तो ये शेयर होल्डर होगा. लाइबिलिटी होगी तो हमें क्या लेना देना, हम तो शेयर होल्डर के केस में डीम डिविडेंड मान रहे थे ना, बोलो हाँ. लेकिन हो सकता है कि कई बार इसका पैसा कुछ ज्यादा ही इसको मिल गया हो, तो इसको क्यों मिला? क्योंकि ये कंपनी का शेयर होल्डर था. क्या था? शेयर होल्डर था. तो हो सकता है एक तरीके से इसके हाथ में बोल सकता हूं कि ये शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है. अरे यार, इसके शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, बदले में इसको क्या मिल रहा है? बदले में इसको क्या मिल रहा है? एसेट्स मिल रहे हैं.
जितने टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्स मिले हैं वो तो क्या मान लिया गया है, डीम्ड डिविडेंड। लेकिन क्या उतना ही पैसा मिलाओ जरूरी है, उससे ज्यादा मिलाओ, मतलब जितना रिजर्व्स है उससे ज्यादा पैसा मिलाओ। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो काहे के लिए मिला है, इसके शेयर बेचने के कारण मिला है एक तरीके से बोलो। हाँ, तो इसमें दो टैक्स लगने चाहिए, एक तो जितना अप टू रिजर्व्स है वो क्या लग जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डीम्ड डिविडेंड। बाकी क्या लगेगा, कैपिटल गेन। बाकी क्या लगेगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे लगेगा, देखो कंसिडरेशन रिसीव्ड, मतलब जितने भी अपन को कंसिडरेशन मिला है, फेयर मार्केट ऑफ द एसेट रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पैसा मिला है तो पैसा, और अगर एसेट मिला है तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू, ये पैसा हमको मिला है, बोलो हाँ या नहीं। माइनस कितना डीम डिविडेंड मान लिया गया है, माइनस कितना डीम डिविडेंड मान लिया गया, मतलब वो मेरी ऑलरेडी इनकम में ऐड हो गया, तो यहां से मैंने क्या कर दिया, लेस। ये मेरी नेट सेल कंसिडरेशन हो गई, ये क्या हो गई, नेट सेल कंसिडरेशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। इसने जो शेयर्स खरीदे थे, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नहीं तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सुन रहे हो क्या, आ जाएगा कैपिटल गेन। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितना भी पैसा मिला है, जितना भी पैसा मिला है, डीम डिविडेंड माइनस करने के बाद, डीम डिविडेंड माइनस करने के बाद बाकी अमाउंट के लिए नॉर्मल कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कर लोगे। जितना पैसा मिला है डीम डिविडेंड माइनस करने के बाद वो हो जाएगा सेल कंसिडरेशन, माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस क्या कर दोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, आपको कैपिटल गेन आ जाएगा। हाँ या ना बोलो, पक्का। एक एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी तुमको। एक बार ट्राई करोगे केस वन खुद से, खुद से एक बार रीड करो, नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा, ट्राई करो खुद से। टोटल कितना मिला है, 2,60,000 हर बंदे को, और रिजर्व्स कितने थे, 3 लाख। रिजर्व्स कितने थे, 3 लाख। टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्स क्या मान लिया जाता है, डीम डिविडेंड। 3 लाख में कितने शेयर होल्डर्स थे, 5, तो एक का डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा, 60। तो 2,60,000 में से 60,000 क्या हो गया, डीम डिविडेंड। तो बाकी कंसिडरेशन कितना हो गया, 2 लाख। नेट कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 2 लाख। अब इसमें से माइनस क्या कर दोगे, जो भी उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहा होगा। अगर दिया गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था उसने शेयर्स, नहीं, तो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके क्या निकल जाएगा, कैपिटल गेन निकल जाएगा। और 60,000 क्या मान लिया जाएगा, डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। हाँ बोलो कुछ। हाँ बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब ही रिजर्व्स होता है, मतलब मैं समझ नहीं पाया। रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व्स भी आते हैं, मतलब कुल मिला के जो भी पैसा आपने बचा के रखा है किसी चीज के लिए, नहीं इकट्ठा, कुल मिला के बचा हुआ पैसा, चाहे उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो चाहे रिजर्व्स हो, सारी एक ही चीज होती है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक बिगर टर्म है अकाउंट्स में, जिसके अंदर सारे प्रकार के क्या आ जाते हैं, रिजर्व्स आ जाते हैं। अगर 12th में पढ़ाओ जनरल रिजर्व, अनरल रिजर्व, सब क्या, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या कहलाते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हाँ कुछ पूछना है आस्था। हाँ एक एक शेयर होल्डर का निकाल लेंगे ना, अलग अलग इंसान का है। 1,30,00,000 नहीं, 13 लाख, सॉरी, हाँ 2,60,000 इंटू 5, हाँ। क्या निकाला ये तुमने, बेटा तू अब बता ना, तू तू मैं कंपनी हूं, मैंने क्या किए, लिक्विडेशन के टाइम पे क्या बांटे, एसेट बांटे। तुम 10 शेयर होल्डर को मानो, तो 10 शेयर होल्डर का कैपिटल गेन एक साथ निकालोगे कि 10 शेयर होल्डर अपना अपना निकालेंगे। हाँ लेकिन डिवाइड बाय 5 ऐसे कर नहीं सकते, हर शेयर होल्डर अपना अपना निकालेगा ना बेटा। तुम ऐसे थोड़ी कर सकते हो सबका कैपिटल गेन एक साथ निकाल के सबको बांट दो बराबर बराबर, क्या बात समझ में आ रही है। हर कोई अपना अपना, हमने निकाला है अभी सेल कंडीशन कितनी आई है, इतनी इतनी, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे, सबने अलग अलग टाइम पे खरीदा होगा, सबकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग अलग होगी। हम तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगा रहे हैं ना, कंपनी के हाथ में थोड़ी, और हर शेयर होल्डर अपना अपना कैलकुलेशन करेगा। तो ये बस बताया गया कि एक शेयर होल्डर के हाथ में कैसा होगा, बाकी लोग अपने हिसाब से अपना अपना करेंगे। आई क्या बात समझ में, हाँ या ना बोलो। चलिए नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ये लिख टैक्सेशन ऑफ शेयर प्रीमियम। टैक्सेशन ऑफ शेयर प्रीमियम, पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, बता दे रहा हूं है क्या। अगर मैंने कोई शेयर को प्रीमियम में इशू किया, मैं पब्लिक कंपनी हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं कौन सी कंपनी हूं, प्राइवेट कंपनी हूं, कौन सी कंपनी हूं, प्राइवेट कंपनी, तो मैं आम जनता से पैसे तो नहीं लेता, दोस्त यार और इन सबसे पैसे लेता हूं। सुन रहे हो क्या, अगर मैं मार्केट प्राइस से ज्यादा पे शेयर बेच रहा हूं,
प्राइवेट कंपनी के, मतलब कहीं ना कहीं मैं एक्स्ट्रा पैसा कहीं ना कहीं से ले रहा हूं, बोलो हाँ या नहीं, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर क्लोजली हेल्ड कंपनी। मतलब अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी ने बाहर से किसी से पैसा लिया, ठीक है क्या, और उसको शेयर प्रीमियम में बेचा है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा बेचा है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको क्या मान लिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन अगर पैसा लगाने वाला कौन है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, कौन है, मतलब कोई फंडिंग अंडिंग लगा रहा है, जैसे अपन शार्क टैंक में देखते हैं, वो लगा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो पैसे को फंड कर रहा है, फिर वहां पे मार्केट वैल्यू सब्जेक्टिव हो जाती है, इसलिए वहां पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो तो माना जाएगा कि आपके में किसी ने इन्वेस्टमेंट ही किया है। नहीं आई क्या, आई बात समझ में? अगर किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने या फंडिंग वाले ने पैसा लगाया तो ठीक है, वरना फिर क्या मान लिया जाएगा, टैक्स लगा दिया जाएगा। देखा है, said that when a company, not being a company in which public are substantially interested, receives any previous year from any person being resident any consideration for issue of shares that exceeds the face value of such shares, and the aggregate consideration received from such shares exceeds the fair market value, fair market value से ज्यादा में मिला है, shall be chargeable to tax under the head income from other sources, provided that this clause shall not apply where consideration for issue of shares is received by a venture capitalist undertaking for a venture capital company or a venture capital fund or by a company from a class or class of persons as may be notified by the central government on this behalf। कुल मिला के अगर वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया तो नहीं मानेंगे, वरना क्या मान लिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मान ली जाएगी। हाँ या ना बोलो, नहीं आया कि आया? अब ये क्या दिया इनने, ये इनने दिया है कि कैसे आप वो निकालोगे, क्या निकालोगे, हाँ फेयर मार्केट वैल्यू निकलेगी कैसे। मैंने क्या बोला, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में बेचा है तो शेयर प्रीमियम में टैक्स आएगा, क्या बात समझ में आ रही है? तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में बेचा है वो कैसे निकलेगा, वो बात कर रहे हैं। पहले है कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और फिर क्या है, अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी। मुझे बताओ आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, कोटेड की अनकोटेड की? अनकोटेड की बोला ना, क्लोजली हेल्ड कंपनी, यार क्या बोला, क्लोजली हेल्ड कंपनी के टैक्स केस में आएगा, तो किस में लगेगी बेटा, अनकोटेड कंपनी में। आ जाओ अनकोटेड, पहले कोटेड का पढ़ लो जरा सा, बहुत ईजी है। अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन हुआ है तो ट्रांजैक्शन जो भी किसमें दिया था, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हुआ, रिसीव बाय वर्ड ट्रांजैक्शन कैरिड अदर देन थ्रू एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो उस दिन पे जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू थी वो ले ली जाएगी। कोटेड ऑन एनी रिकॉग्निशन ऑन द वैल्यूएशन डेट, जिस दिन का वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन जिस रेट पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में है वो। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, उस दिन में भी अलग अलग प्राइस रहते हैं दिन भर में। अरे यार मार्केट के में शेयर दिन में क्या अलग प्राइस रहते हैं, तो एफएमवी क्या रहेगी, लोएस्ट प्राइस ऑफ सच शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कोटेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द वैल्यूएशन डेट। सारे स्टॉक एक्सचेंज मिला के जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में सबसे कम वैल्यू थी उसको क्या ले लो, फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। क्या बात समझ में आ रही है? पूरे दिन में जो भी सबसे कम वैल्यू रही होगी, जैसे मान लो टाटा मोटर का शेयर आज सुबह कुछ हुआ, खत्म कुछ हुआ, बीएससी में अलग एनएससी में अलग, तो पूरे 2 दिन में सबसे, आज के पूरे दिन में दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सबसे कम दाम जो रहेगा क्या रहेगा, उसको क्या ले लेंगे, एफएमवी ले लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? नॉर्मली लोगों ने बोला है कि भैया आपको, आप फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगा रहे हो, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इशू प्राइस, सुन रहे हो? तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेंगे, आज जो, अब मान के चलो तुमने अपना शेयर बेचा, मैं तुम्हारे एफएमवी पे टैक्स लगा रहा हूं, ठीक है, दिन भर का टाटा मोटर सुबह से शुरू से लेके आखिरी तक रहेगा, शेयर होल्डर क्या चाहेगा, कौन सा प्राइस लिया जाए, सबसे कम वाला लिया जाए। क्या बात समझ में आ रही है? ताकि टैक्स के लिए उसको जबरदस्ती हल्ला ना मचाए कोई, इसलिए मिनिमम। हालांकि ये रिलेवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किस लिए पढ़ रहे हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए। किसके लिए, क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए। अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर्स, एफएमवी ये ना ये वो होना चाहिए। एफएमवी क्या निकलेगी, असेट्स माइनस लायबिलिटी, बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स इन द बैलेंस शीट एज रिड्यूस्ड बाय सर्टेन स्पेसिफाइड रूल है, बुक वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट बट नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, टोटल। अरे यार एफएमवी निकालते कैसे हैं अपन, मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर अपन को एक नॉर्मल बैलेंस शीट से निकालनी है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, क्या निकालते हैं, असेट माइनस लायबिलिटीज, या अभी जो भी शेयर है उनकी क्या पेड अप वैल्यू, जो भी शेयर है उनकी क्या पेड अप वैल्यू। क्लियर है क्या? तो वही लिखा है असेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है, इनटू पेड अप वैल्यू, या पी, पीवी मतलब क्या है, पेड अप वैल्यू, पी क्या है, द अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स इन द बैलेंस शीट। क्या बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन करेंगे अभी क्लैरिटी आ जाए कि मेरे हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, अभी सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ या ना बोलो। चलो एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। द
The following details of the share issued by the following closely held companies are available. You are required to company the applicability of otherwise 56(2)(8)(b. कंपनी ए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000. फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी दी है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स दी है 100. एफएमवी कितनी दी है? 120. इशू प्राइस कितनी है? 130. बताओ क्या बोलोगे? क्या शेयर प्रीमियम में इशू है? हाँ. 100 का शेयर कितने में इशू है? 130 में. कितने प्रीमियम में इशू है? 30 में. मार्केट वैल्यू से कितने ऊपर है? 10. मार्केट वैल्यू से कितने ऊपर है? 10. क्या बात समझ में आ रही है? यानी कितना शेयर प्राइस, कितना प्रीमियम लग जाएगा? 10 रुपए. कितना लग जाएगा? 10. अरे मार्केट वैल्यू से कितना ऊपर है? 10. 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर 10,000. 1 लाख रुपए में क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा. किसको बेटा? कंपनी को. हाँ या ना बोलो. सेम 100 का शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 120. लेकिन बिक कितने पर आए? 110. प्रीमियम पे जरूर है, लेकिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर है? नहीं. टैक्स आएगा? नहीं. पक्का? अच्छा अब देखो, 100 का शेयर कितने में इशू हुआ है? 98 में. और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 90. क्या फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर इशूड है? हाँ. लेकिन क्या शेयर प्रीमियम में इशू है? क्या शेयर प्रीमियम में इशू है? नहीं. अरे यार, फेस मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम चल रही है, तो प्रीमियम पे इशू होना जरूरी है. दो कंडीशन में जरूरी है. क्या? एक तो प्रीमियम पे होना चाहिए और दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर. यहां पे क्या बोला? मार्केट वैल्यू से तो ऊपर है, लेकिन प्रीमियम ही नहीं है. फेस वैल्यू भी तो बंदा इशू कर सकता है ना यार, क्या दिक्कत है? ठीक है. नॉट शेयर आर नॉट इशूड एट प्रीमियम रेदर देन एट डिस्काउंट. क्लियर है क्या? 100 का शेयर 110 पे इशू है, ठीक है क्या? और 90 की जगह 110 पे इशू है. फेयर मार्केट वैल्यू 90 है. बताओ क्या टैक्स आएगा? हाँ. कितने पे आएगा? 90 माइनस 110 इंटू 40,000. क्लियर है कि नहीं है? कुल मिला के दो कंडीशन होनी चाहिए. क्या है दो कंडीशन बताओ? प्रीमियम पे होना चाहिए और मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे होना चाहिए. हाँ या ना बोलो. पहले आपको कह दिया अमलगमेशन की डेफिनेशन. अमलगमेशन रिलेशन टू कंपनीज मींस मर्जर of one or more companies with another company, or the merger of two or more companies to form one company, the companies which so merge being referred to as amalgamating company, and the company which they are merged formed as a result is known as amalgamated company, in such manner that all property of amalgamating company before amalgamation becomes the property of amalgamated company, all liabilities of the amalgamating company before amalgamation becomes the liability of amalgamated company, shareholders not less than 3/4 in the value of amalgamating company become shareholder in the amalgamated company by virtue of amalgamation. ये तो तुमने लॉ में भी सेम डेफिनेशन पढ़ी होगी. सारे एसेट्स ट्रांसफर होने चाहिए, सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए, और एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. हाँ या ना? ये एग्जांपल आप रीड कर लो कि सिर्फ अमलगमेशन की डेफिनेशन थी. हाँ या ना बोलो. क्या बोला है? अंडर सेक्शन 47(6) and 7, transfer does not include any transfer in scheme of amalgamation of capital asset by amalgamating company to amalgamated company if the latter is an Indian company. याद है, हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है. अमलगमेशन को ट्रांसफर नहीं मानते, अमलगमेशन को ट्रांसफर नहीं मानते हैं. क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन जब अमलगमेटेड कंपनी अपने कैपिटल एसेट बेचेगी तो प्रीवियस ओनर का पीरियड वगैरह लेते हैं. याद आ रहा है कुछ कुछ? कैपिटल गेट में पढ़ा था. हाँ या ना बोलो. वही वाली बातें होंगी. ठीक है. From the assessment year 93-94, any transfer from shares in an Indian company held by foreign company to another foreign company in pursuance of scheme of amalgamation between two foreign companies will not be regarded as transfer for the purpose of dividing tax of capital gain. The provision will apply if 25% of the shareholders amalgamating company क्या है? सेम है. ठीक है क्या? कुल मिला के ट्रांसफर नहीं माना गया है. फर्दर द टर्म ट्रांसफर डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डर्स. ये रीड करो ना पूरा, वही लिखा हुआ है. एक बार पढ़ो खुद से. अभी 2 मिनट में कुछ और दिया तो बताओ. ये वाला पार्ट पूरा पीजीबीपी में कवर्ड है अपना, पढ़ चुके हैं अपन पीजीबीपी और कैपिटल गेन में.
हो गया। चलो, क्या है, तीन लोग हैं, शेयर होल्डर है, अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी है, ए बी। ए ने बी को एक्वायर कर लिया, ए ने बी को एक्वायर कर लिया, मैं शेयर होल्डर था बी का, तो मुझे बी के शेयर छोड़ के ए के शेयर मिलेंगे, बोलो हाँ। ठीक है, इसके असेट्स इसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, बोलो हाँ। तो तीन चीजें हो रही है, एक मेरे हाथ में टैक्सेशन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, एक शेयर बेच के दूसरे शेयर मिला है, याद है, ये हमने पढ़ रखा है। जब मैं इस शेयर को बेचूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, प्रीवियस शेयर्स का, याद है क्या। सेम इसके साथ क्या होगा कि इसको ट्रांसफर हुआ है एसेट, लेकिन इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, क्या बात समझ में आई? क्योंकि जो ट्रांसफर हुए एसेट्स इन द केस ऑफ अमलगमेशन हो गए, क्या बात समझ में? जब ये बेचेगी उन एसेट्स को तो क्या माना जाएगा, प्रीवियस ईयर की कॉस्ट वगैरह ले ली जाएगी, यही लिखा हुआ है। 40 इट इज नॉट कंसिडर्ड टू ट्रांसफर, हेंस नो कैपिटल गेन बी अट्रैक्टेड व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी के केस में भी क्या है, नो कैपिटल गेन विल बी अट्रैक्टेड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अमलगमेटेड कंपनी क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी बन जाएगी। पीजीबीपी लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी कैन बी फॉरवर्ड बाय द अमलगमेटेड कंपनी। जैसे वो 4 साल के लिए, इतने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है ना, तो जितने साल बचे थे, वो अगर मान के चलो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो तो अनलिमिटेड ट्रांसफर करने मिलता है, इसका इसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा। बिजनेस लॉस है, इतने साल के ट्रांसफर करने, जितने जितने साल बचे थे उतने उतने साल के लिए आगे ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये वाला पैच इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार एग्जाम टाइम पे ध्यान से पढ़ लेना, या इसको कहीं ना कहीं पता क्या करना, पीजीबीपी कैपिटल गेन में जहां भी उसकी बात हुई हो ना, वहां लिख लेना, तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, वो मार्क हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, चलेगा? आइए, सेट ऑफ ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अमलगमेटिंग कंपनी, वही बोला यहाँ पे कि जितना बचा हुआ है वो क्या कर जाएगा, कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएगा। अ स्पेशल प्रोविजन मेड विद रिलैक्सेस द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ accumulated business loss and absorbed depreciation allowance in certain cases of amalgamation where there has been amalgamation of a company owning industrial undertaking or a ship hotel with another company or amalgamating of banking company with specified bank or one or more public sector company or companies engaged in the business or operation of aircraft with one or more public sector companies engaged in similar businesses, then accumulated losses or unabsorbed depreciation of the amalgamation shall be deemed to be the losses or unabsorbed depreciation of the amalgamated company in which the transfer was affected. Consequently, the amalgamated company can carry forward such loss for 8 assessment year immediately succeeding the relevant assessment year in which the amalgamation was effected. क्या बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से इसका बोलने का मतलब क्या है, बताओ? जो भी आपको लॉसेस थे वो क्या करने मिल जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएंगे, ठीक है क्या? Unobserved depreciation of the amalgamated company for the previous year in which the transfer was effected. Consequently, the amalgamated company can carry forward such losses for 8 assessment years. Immediately, मतलब कुल मिला के फ्रेश 8 साल मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? फ्रेश 8 साल आपको मिल जाएंगे। इन केसेस में नहीं मिलेंगे। द अमलगमेटेड कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस इन व्हिच एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेप्रिसिएशन रिमेंस अनअब्सॉर्ब्ड फॉर 3 साल। अगर 3 साल से पुराने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो नहीं मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अमलगमेशन हैज बीन कंसिस्टेंटली ऑन कंटिन्यूअसली एज ऑन डेट्स अमलगमेशन 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू फिक्स जैसे 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ अमलगमेशन। क्या बोला इनने सेकंड पॉइंट में, बताओ? हैज हेल्ड कंटिन्यूअसली एज ऑन द डेट ऑफ, पहले से ही क्या था, 75% होल्डिंग थी, पहले से ही क्या थी, 75%, 3/4 होल्डिंग थी, 3/4 क्या थी, होल्डिंग थी, किसकी, अमलगमेटिंग कंपनी की। अमलगमेटेड कंपनी मतलब होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप पहले से था, ठीक है। द अमलगमेटेड कंपनी होल्ड्स कंटिन्यूअसली फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, ठीक है। द अमलगमेटिंग कंपनी कंटिन्यूज द बिजनेस ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन, ठीक है। इन केसेस में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे फ्रेश 8 साल के। हाँ या ना बोलो? एक बार मुझे बताओ, मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पीजीबीपी में क्या पढ़ा था? खोल के देखो। हाँ मतलब कितना अलाउ होता है, कमेंसमेंट के पहले का खर्चा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है। हाँ, कितना अलाउ होता है, कैसे अलाउ होता है, पूरा अलाउ होता है कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है? याद आया, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है।
कुल मिला के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने मिलते हैं, बोलो हाँ, मतलब 5 साल तक अमोर्टाइज करने मिलते हैं, ठीक है, वो उसी कंपनी को मिलते हैं जिस कंपनी ने खर्च किए थे। लेकिन अगर अमलगमेशन हो गया, क्या हो गया है, अमलगमेशन, और कब अमलगमेशन हो गया, बनने के 5 या 10 साल के पहले पहले ही हो गया, क्या बात समझ में आ रही है, यानी पूरा अमोर्टाइज नहीं हो पाया था, तो क्या हो जाएगा, अमलगमेटेड कंपनी को अमोर्टाइज करने मिल जाएगा उसी एक्सपेंस को, वही लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ लो, सेम बात लिखी हुई है ये। पहले वाला ही बता देता हूँ, ये क्या लिखा है, अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च में खर्चा किया था, 35D में आपको 135 का वो आपको डिडक्शन वगैरह मिल गए थे, अब आपने उस असेट को ट्रांसफर कर दिया अमलगमेटेड कंपनी में, तो सेम प्रोविजन लग जाएंगे, मान के चलेंगे कि अमलगमेटेड कंपनी के पास ही वो शुरू से था, वो बेचने में जो भी प्रोविजन लगते थे सब सेम लग जाएंगे, कुल मिला के सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड हो जाती है अमलगमेशन के केस में। कंपनी, सरकार तो चाहेगी ना अमलगमेशन हो, तो वहां टैक्स प्रोविजन कठिन क्यों बनाएगी, क्या बात समझ में आ रही है, सारी चीजें क्या हो जाती है, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, सारे बेनिफिट्स एज इट इज मिल जाते हैं। रीड कर लेना एक बार अमलगमेशन में, ये भी बोल लो, सेक्शन 35DD provides that when an SEC business of Indian company incurs any expenditures wholly and exclusively for the purpose of amalgamation or demerger or undertaking, the SEC shall be allowed as deduction on the amount of equal to 1/5 of such expenditure for each of the 5 successive previous year beginning from the previous such amalgamation demerger takes place। मतलब जो भी खर्चा होगा अमलगमेशन का वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। इक्वलाइजेशन लेवी बचा हुआ है, ठीक है, वो मैं अलग से बाद में कराऊंगा, बाकी सारी चीजें आपकी हो गई है, हाँ या ना बोलो, चल जाएगा क्या, ये एक चैप्टर आपका आज और खत्म होता है, ठीक है क्या, इसकी स्कैनर एक बार सारे लोग प्लीज देख लेना याद से, और खास करके मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे जरूर कर लेना, चलेगा क्या बोलो, ठीक है क्या। अब 1 मिनट मुझे रुक जाओ, बुक दिखाओ, टाइम कितना हुआ है, अभी कौन सा हो गया तुम्हारा, 12 हो गया ना, कल 13 शुरू करेंगे, प्रोसीजर कंप्लायंस। साले तो कब ट्रांसफर करेगा, एग्जाम टाइम में दिक्कत होगी भाई, एक बार में मार्क कर ले मेहनत करके थोड़ी सी, क्या 3rd चैप्टर ना, कराऊंगा कराऊंगा, 3rd 11 13 3 चैप्टर बचे इसके, क्या बात समझ में आ रही है, और वहां पे प्रोसीजर कंप्लायंस और एग्जामिशन आरसीएम, क्या बात समझ में आ रही है। ये 2 चैप्टर, ये चैप्टर देखो, कल अपन पता क्या करेंगे, कल अपन पहले टीडीएस नहीं पढ़ेंगे, टीडीएस बहुत याद करने वाला है, ठीक है, उसके पहले थ्योरी पार्ट पूरा कवर कर देंगे इस चैप्टर का, क्या बात समझ में आ रही है, जो रिटर्न फाइलिंग वगैरह है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, आता है उससे, ठीक है क्या, सभी याद, अब जितना बचा है सब याद करने वाला है बेटा, मतलब टीडीएस जो है वो भी याद करने, एक एक दिन का तो फर्क है, कल कल रिटर्न होगा, परसों टीडीएस होगा, रिटर्न क्यों करा दूंगा, प्रोसीजरल पार्ट है ना, थ्योरी पार्ट है, फटाफट हो जाएगा वो, ठीक है, तो कल प्रोसीजरल पार्ट कराऊंगा, और फिर उसके अगले दिन क्या करा दूंगा, टीडीएस, इसको भी 2 दिन लगेंगे चैप्टर को मैक्स, क्या बात समझ में आ रही है, हद से हद 3 दिन, लेकिन 3 दिन हमको जाना नहीं है, 2 दिन के अंदर ये चैप्टर को खत्म कर देना है, ठीक है क्या, तो आज क्या हो गई डेट, 19 है कि 20 है, 20, 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रोसीजरल कंप्लायंस, क्या बात समझ में आ रही है, और 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा कौन सा, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वो तो 1 दिन या 2 दिन मैक्स, उसमें भी मतलब दो जितना बचा है ना, पर चैप्टर 2 डेज मैक्सिमम पकड़ के चलो तुम, 5-6 दिन के अंदर तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्लियर है क्या। हाँ, कल का सीन ऐसा है कि आज एक्चुअली मेरा एक दोस्त आ रहा है बाहर से, तो कल मैं कोशिश पूरी रहेगी क्लास लगाऊंगा, मतलब 90% में क्लास लगाऊंगा ही लगाऊंगा, बस टाइमिंग उसका थोड़ा मुझे हो सकता है आगे पीछे करना पड़े, कि या तो मैं दोपहर का रख लूं या तो मैं ऐसा कुछ, मतलब मैं कल हो सकता है थोड़ा अजीब सा टाइमिंग रखूं, लेकिन कल शायद साक्षी मैम की क्लास भी लगनी है जहां तक, तो मेरे को उनके साथ एडजस्ट ही करना पड़ेगा फिर तो तुम लोग फायदे में हो। अच्छा, चलो ठीक है, वो देख लेंगे, कल अगर सिर्फ मेरी क्लास रही तो थोड़ा सा हो सकता है तुम लोगों को कल के दिन के लिए मैनेज करना पड़ेगा टाइम, चलेगा क्या, हाँ या ना बोलो, आज की सभा समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।